जी, अब कैफ 5 का जो आपका पेपर है दैट इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग। पुरानी स्कीम में इसका नाम कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग था। ठीक है, सिलेबस सेम वही है, नाम सिर्फ बदला है। और अगर देखा जाए तो लॉजिकली है ये अभी भी जो आपने पढ़ना है ये कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग है। कॉस्ट अकाउंटिंग में ना बुक कीपिंग की जाती है, मटेरियल का रिकॉर्ड रखना, लेबर का, ओवरहेड का, प्रोडक्ट जो बन रही है उनकी कॉस्ट का रिकॉर्ड रखना। मैनेजमेंट अकाउंटिंग में थोड़ी सी हमारी डिसीजन मेकिंग, फ्यूचर प्रोजेक्शन, ये चीजें चली जाती हैं। तो अभी भी इसका जो मेजर कंटेंट है वो कॉस्ट अकाउंटिंग वाला है। बहरहाल अब उन्होंने नाम चेंज कर दिया है तो हम इसको मैनेजमेंट अकाउंटिंग के नाम से पढ़ेंगे। अच्छा, अब जहां तक इसकी बुक का मसला है तो मेन जो आपका कोर्स कवर करेगी वो तो स्टडी टेक्स्ट ही करेगी। ठीक है, पास्ट पेपर के लिए अभी बुक्स छपती हैं तो फिर मैं आपको बताता हूं कि कौन सी आप लोग ले लीजिएगा, लेकिन फिलहाल हमें स्टडी टेक्स्ट मेनली जरूरत पड़ेगी, लेकिन वो भी शॉर्ट फॉर्म है, हार्ड में कराने की जरूरत नहीं है आपको। ज्यादातर मैं इसकी असाइनमेंट वगैरह देके कराऊंगा, फिर इंशाल्लाह जैसे पास्ट पेपर की बुक आएगी तो फिर हम वहां से इसको कंटिन्यू साथ किया करेंगे। अच्छा, कई स्टूडेंट्स की आदत होती है कि पहले थ्योरी पढ़ के फिर उन्हें टॉपिक समझ आता है, तो थ्योरी के हिसाब से स्टडी टेक्स्ट आपकी बेस्ट बुक है। ठीक है, यानी इसकी थ्योरी बड़ी अच्छी लिखी हुई है, उसको पढ़ के आप लोग फिर ग्रिप कर जाते हो। लेकिन अदरवाइज मैं आपको कोई रेफरेंस बुक दूसरी कहूंगा तो किसी में ज्यादा लिखा होगा, किसी में कम लिखा होगा, क्योंकि वो सब्जेक्ट टू योर सिलेबस नहीं होगी। तो इसलिए बेस्ट बुक आपकी थ्योरी के हिसाब से यही है। अच्छा जी, अब अगर हम लोग बात करें इसके सिलेबस की, टॉपिक्स डायरेक्ट ही लिखते हैं। ठीक है, डायरेक्ट मैं टॉपिक्स ही लिखना शुरू करता हूं। तो पहले हम लोग ना इसमें डिस्कस करेंगे बेसिक टर्म्स। हर सब्जेक्ट की ना अपनी टर्मिनोलॉजी होती है, तो कॉस्ट की भी कुछ टर्मिनोलॉजी है। ऑल्दो कुछ से आप फेमिलियर हैं, आपने आईटीए के अंदर ना मैन्युफैक्चरिंग का चैप्टर पढ़ा था, उसमें आपने एलिमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पढ़े थे, डायरेक्ट कॉस्ट क्या होती है, इनडायरेक्ट क्या होती है, मैन्युफैक्चरिंग स्टेटमेंट क्या होती है, प्राइम कॉस्ट क्या होती है, कन्वर्जन कॉस्ट क्या होती है। चंद एक चीज़ हमने पढ़ी हुई है, लेकिन यहाँ पे हम इनको डिटेल में कवर करेंगे। अच्छा, बज़ाहिर ये आपके सिलेबस के अंदर नहीं लिखी हुई, लेकिन मसला ये बेसिक से नहीं पता होंगी तो आगे चीज़ें समझ नहीं आती, इसलिए हम इसको कवर करेंगे। उसके बाद एंट्रीज हम लोग इसकी कवर करेंगे कॉस्ट की। इसी के अंदर हम लोग कवर कर लेंगे फैक्ट्री लेजर एंड जनरल लेजर, ठीक है, और जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग। मटीरियल, लेबर, एफओएच, मार्जिनल एंड अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, CVP analysis, decision making, activity based costing, इसके बाद टारगेट कॉस्टिंग, सर्विस कॉस्टिंग, प्रोसेस
costing, joint and buy products. तो ये चैप्टर्स हैं जो कि हमारे सिलेबस का पार्ट बनते हैं। ये आपको होता है 3 एलिमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपने पढ़े थे, मटेरियल, लेबर, एफर्ट। इसमें मटेरियल की सारी रिकॉर्डिंग, मतलब मटेरियल की एंट्रियां क्या होती हैं, मटेरियल कब खरीदते हैं, कितना खरीदते हैं, कितना बच जाए तो ऑर्डर देना चाहिए, वो सारी चीजें। लेबर के अंदर एंट्रीज भी देखेंगे, इसकी कंप्यूटेशन देखेंगे, लेबर की अमाउंट कंप्यूट कैसे होती है। अच्छा, लेबर के अंदर आपको पता है ओवर टाइम भी आप वर्कर को दे रहे होते हो, बोनस भी दे रहे होते हो, तो यहाँ बोनस वगैरह की स्कीम्स भी पढ़ेंगे। उसके बाद ओवरहेड, आपको याद होगा मैन्युफैक्चरिंग जब हमने पढ़ा था आईटीए में, उधर एक ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट निकाला था। ठीक है, आप लोगों ने कहा था कि फिक्स ओवरहेड कॉस्ट ओवर नॉर्मल कैपेसिटी, ये रेट आ गया। वो इसका एक तरीका था, उसको डिटेल में हमने डिस्कस करना है। उसके लिए हमें एलोकेशन, अपोर्शनमेंट, रीअपोर्शनमेंट सारे प्रोसेस करना पड़ते हैं। वो चीज़ यहाँ पे हम डिटेल में पढ़ेंगे। फिर वो जो एब्जॉर्प्शन रेट होता है ना, वो यूज होना होता है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में, तो फिर हम मार्जिनल एंड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग को पढ़ेंगे। अच्छा, यहां तक ना इंडिपेंडेंट चैप्टर है, मतलब अगर आपने 2 नहीं पढ़ा 3 समझ आ जाएगा, 3 नहीं पढ़ा 4 आ जाएगा, 4 नहीं पढ़ा 5 आ जाएगा। यहां से ऑनवर्ड फिर इंटरलिंक शुरू हो जाते हैं। अब एफओएच में जो रेट निकाला है वो इधर यूज होना है, इधर जो मार्जिनल कॉस्टिंग है वो यहाँ पे भी यूज होनी, यहाँ पे भी यूज होनी। ठीक है, वो फिर आपकी ना इंटरलिंक चीजें स्टार्ट हो जाती हैं। आगे फिर इंडिपेंडेंट टॉपिक शुरू हो जाते हैं। तो ये हमारा ना पूरा सिलेबस है जिसको हम लोगों ने कवर करना है। अच्छा, अक्सर अगर आप लोग अपने सीनियर से बात करें तो जिनका सीएमए पास हुआ होता है उनसे आप पूछे ना, वो भी कहते हैं समझ नहीं आई पास कैसे हो गया। जो फेल हुआ तो उससे पूछे, वो भी आपको ये कहेगा समझ नहीं आई फेल कैसे हो गया। एक्चुअली फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो आप पढ़ते आ रहे हो आईटीए या फॉर1, उसमें ना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होते हैं, उसमें एक यूनिफॉर्म ट्रीटमेंट होती है, आप उसको फॉलो करते हो, उसके मुताबिक रिकॉर्ड्स वगैरह चलते रहते हैं आप लोगों के। ठीक है, लेकिन यहां पे आके थोड़ा सा हमें इशू आना शुरू होता है। वो ये कि इधर हार्ड एंड फास्ट फॉर्मेट नहीं होता चीजों का। आप एक ही क्वेश्चन मुझसे डिफरेंट टाइम पे सॉल्व कराइएगा, मेरी प्रेजेंटेशन बदल जाएगी। एक दो मैंने एक तरीके से किया होगा, अगले दो कोई और तरीका लगा दिया होगा। होता क्या है, आप लोग जब घर पे प्रैक्टिस करते हो और आंसर के साथ मैच करते हो सकता है आपने भी किया ठीक ही हो, लेकिन प्रेजेंटेशन डिफरेंट हुई। आपने कहा पता नहीं मैंने गलत कर दिया, उसका ठीक था, आपने उसका सोल्यूशन फॉलो किया, अगला क्वेश्चन देखेंगे उसने एक और तरीके से कर दिया होगा। तो उस वजह से ना आपके अंदर कॉन्फिडेंस उस तरह का बिल्ड नहीं होता, जिसकी वजह से जिसका पास हो गया होता उसको भी श्योर नहीं होता कैसे पास हुआ, और जिसका फेल हुआ तो उसको भी आइडिया नहीं हो रहा होता कि कैसे फेल हुआ। बहरहाल इस सब्जेक्ट को पास करने के लिए आप लोगों की जो थिंकिंग है वो थोड़ी सी ना मैनेजेरियल होनी चाहिए। मैनेजेरियल थिंकिंग का मतलब होता है जैसे किसी चीज की बात की जाए फौरन आपके ज़हन में आना चाहिए यार इसका फायदा क्या होगा, इसका नुकसान क्या होगा। ठीक, क्योंकि बिजनेसमैन ने अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है, जहां कॉस्ट मिनिमम होगी वहां आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो जाएगा। तो हमने कॉस्ट बेनिफिट का एनालिसिस करना होता है और उनको कंपेयर करके डिसाइड करना होता है कि आपके हक में क्या चीज बेहतर है। मतलब कॉस्ट कम होगी तो काम कर देंगे, बेनिफिट कम होगा तो नहीं किया करेंगे। सो कहने को तो डिसीजन मेकिंग ये एक चैप्टर है, लेकिन इधर भी डिसीजन मेकिंग चलेगी, इधर भी डिसीजन मेकिंग चलेगी, इधर भी डिसीजन मेकिंग चलेगी। हर जगह हम कोई ना कोई डिसीजन पास कर ही रहे होंगे। इसलिए उसने ना इसको मैनेजमेंट अकाउंटिंग का नाम दे दिया। हालांकि जो मटेरियल लेबर ओवरहेड है ना, ये कॉस्ट अकाउंटिंग होती है, बुक कीपिंग होती है, बुक्स अकाउंट मेंटेन कर रहे होते हैं आप लोग। पर अच्छा, अब इस सब्जेक्ट के लिए आप लोगों को ना थोड़ी एक तो प्रैक्टिस करनी पड़ा करती है, दूसरा इसके अंदर ना थोड़ा सा आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना पड़ता है। इसमें आपको ना अक्सर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस का इश्यू स्टूडेंट्स को आ रहा होता है। अब
कुछ टॉपिक हैं जिनका ऑलमोस्ट सर्टेन क्वेश्चन आना होता है। अच्छा, इसमें एक और लिख लें, वो चैप्टर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग मिस हो गया। इन तीन में से एटलीस्ट 2 क्वेश्चंस। अच्छा, वैसे इन तीन में से कभी 3 आ रहे हैं, कभी 4 भी आ रहे हैं, लेकिन मैंने फिर भी 2 कंजर्वेटिव को थोड़ा सा लिख दिया है। इन 2 में से एटलीस्ट 2 क्वेश्चंस, ठीक है। इसमें से एक क्वेश्चन ये 2 प्लस जो ऊपर सेकंड नंबर था, इनमें से एक क्वेश्चन, ठीक है। तो डिसीजन मेकिंग का तो हर अटेम्प्ट में कम से कम एक क्वेश्चन आता है। आप कहने का कई अटेम्प्ट गुजरे जिनमें 2 भी आए हैं, कई में डिसीजन मेकिंग के 3 भी आए हैं। एक दफा एक डिसीजन मेकिंग के 5 क्वेश्चन आए थे, ठीक है, यानी टोटल में 8 या 7 क्वेश्चन थे, जिसमें 5 क्वेश्चन डिसीजन मेकिंग के थे। तो उसे ऐसे ना डिसीजन मेकिंग बड़ा इंपॉर्टेंट है, और अक्सर स्टूडेंट को ना प्रॉब्लम इन्हीं में ही आती है, क्योंकि इसका हर क्वेश्चन एक अलग हो जाएगा, बस डिफरेंट डिसीजन है ना, कोई भी डिसीजन पास करवा सकता हूँ। तो उस वजह से फिर स्टूडेंट को थोड़ा सा इनमें इशू आता है। बहरहाल ऐसा ऐसा हम लोग करके चीज़ों को कवर करेंगे तो साथ साथ मैनेज होगा। इनिशियली जब हम स्टार्ट करेंगे बेसिक्स के साथ ही एंट्रीज वगैरह भी मैं आप लोगों की कवर करूंगा। उसके बाद फिर हम अपने अगले टॉपिक्स की तरफ स्विच करते जाएंगे। तो ये टोटल हमारा सिलेबस इसमें बनता है जो हम लोगों ने इसमें कवर करना है। अच्छा, इसमें जो हम लोग स्टार्ट लेंगे वो आप लोगों को, मैंने कहा हम इसकी बेसिक से स्टार्ट करेंगे। अब बेसिक्स के अंदर जैसे आईटी में जो हमने चीजें पढ़ी थी, एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। तो आपको होता है किसी भी चीज को प्रोड्यूस करने पे हमारी 3 तरह की कॉस्ट आती थी, डायरेक्ट, मटीरियल कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट एंड फैक्ट्री ओवरहेड्स, ठीक है। डायरेक्ट मटीरियल, डायरेक्ट लेबर एंड फैक्ट्री ओवरहेड्स। डायरेक्ट मटेरियल आपको पता है ऐसा मटेरियल जो बज़ाहिर प्रोडक्ट देखते साथ नजर आ जाता है और नेग्लिजिबल अमाउंट या क्वांटिटी में यूज नहीं हुआ होता, ठीक है। डायरेक्ट लेबर हम कहते हैं ऐसी लेबर जो डायरेक्टली ड्यू टू मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोडक्ट लगी थी, और अगर आप प्रोडक्ट ना बनाते तो ये ना लगती। और ओवरहेड का मतलब होता था कि सम ऑफ ऑल इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट्स, यानी इसको हम डिफाइन किया करते थे ना कि टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट एक्सेप्ट डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट एक्सपेंस, तो वो हमारी फैक्ट्री ओवरहेड हो जाती थी। अच्छा, उसके बाद आप लोगों ने पढ़ा था एक प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट का क्या फॉर्मूला होता था? जी हाँ जी, यानी सम ऑफ डायरेक्ट कॉस्ट, यानी डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो ये आप लोगों की बन जाती थी प्राइम कॉस्ट। कन्वर्जन कॉस्ट। कन्वर्जन कॉस्ट का मतलब होता था कि रॉ मटेरियल को फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाने पर जो खर्चा आता है, तो इस मटेरियल को फिनिश प्रोडक्ट बनाने पे कौन कौन सा खर्चा आया? एक लेबर और दूसरा एफर्ट।
तो ये हो जाती थी आपकी कन्वर्जन कॉस्ट। कॉस्ट क्लासिफिकेशंस। कॉस्ट क्लासिफिकेशन का मतलब कॉस्ट को किस किस तरह क्लासिफाई कैटेगराइज किया जा सकता है। तो इसके हम लोगों ने कहा था आपके डिफरेंट तरीके हैं। एक बाय नेचर ऑफ एक्सपेंस, दूसरा बाय फंक्शन, तीसरा बाय बिहेवियर। ठीक है, कॉस्ट क्लासिफिकेशन बाय नेचर ऑफ एक्सपेंस। बाय नेचर ऑफ एक्सपेंस का मतलब होता है हर एक्सपेंस अपनी नेचर के हिसाब से लिखा जाए। ठीक है, यानी इसमें जब आप लिखा करते थे तो आप इस तरह लिखते थे रेंट, सैलरीज, डेप्रिसिएशन वगैरह वगैरह। बाय फंक्शन का मतलब होता था कि किस मकसद के लिए खर्चा हुआ उस मकसद के हिसाब से लिखो। जैसे इधर हम लोग लिखा करते थे सेलिंग एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, फाइनेंशियल एक्सपेंसेस, इस तरह करके लिखते थे। और बाय बिहेवियर का मतलब होता है कॉस्ट के बिहेवियर के हिसाब से लिखो। बिहेवियर के हिसाब से आपको होता है डिफरेंट कॉस्ट होती हैं, फिक्स कॉस्ट होती है, वेरिएबल कॉस्ट होती है और सेमी वेरिएबल कॉस्ट हो जाती है। ठीक है, सो कॉस्ट को क्लासिफाई करने के हमारे डिफरेंट तरीके हैं। नेचर के हिसाब से भी कर सकते हैं, फंक्शन के हिसाब से भी कर सकते हैं, उसके बिहेवियर के हिसाब से भी किया जा सकता है। अच्छा, वैसे फिक्स कॉस्ट क्या होती थी, कोई याद हो थोड़ा बहुत? हाँ, यानी जो प्रोडक्शन कम करो, ज्यादा करो या ना करो, वो आपको देनी पड़ती है, मतलब इन टोटल वो कांस्टेंट रहती है। ठीक है, अच्छा, इन टोटल तो ये कांस्टेंट रहती है, लेकिन पर यूनिट इसका क्या फीचर होता है? मतलब जैसे जैसे आप यूनिट बढ़ाओगे पर यूनिट क्या होती जाएगी, बढ़ेगी या कम होगी? मतलब आपकी बिल्डिंग का रेंट है ₹1,00,000, पूरे महीने में एक ही यूनिट बनाया तो पर यूनिट फिक्स कॉस्ट कितना है? 1,00,000। अब पूरे महीने का रेंट था ₹1,00,000, 2 यूनिट बनाए, पर यूनिट कितनी आई? 50,000। ठीक है, कम होगी। ₹1,00,000 रेंट है, 10 यूनिट बनाए, पर यूनिट कितना आई? 10,000, और कम हो गई। इसका मतलब इसका फीचर क्या है? इन टोटल तो ये कांस्टेंट रहती है, लेकिन पर यूनिट जैसे जैसे यूनिट बढ़ते हैं ये कम हो जाती है।
आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा था ना, इकोनॉमीज ऑफ स्केल, उसकी एक वजह ये फिक्स कॉस्ट होती है, क्योंकि जब मैस प्रोडक्शन करते हो फिक्स कॉस्ट में तो उतना ही रहना है, तो ये पर यूनिट कॉस्ट काफी कम कर देती है। अभी आप देखें ना, 1 यूनिट पे पर यूनिट कॉस्ट लाख रुपया थी, 10 यूनिट पे कितना हो गई 10,000, तो सिग्निफिकेंट डिक्लाइन आया। ठीक, तो वो चीज। अच्छा, वेरिएबल कॉस्ट वैसे क्या होती थी? यानी जिसका किसके साथ रिलेशन होता है? प्रोडक्शन के साथ रिलेशन होता है। प्रोडक्शन ज्यादा करो ज्यादा हो जाएगी, कम करो कम हो जाएगी, बंद कर दो तो जीरो हो जाएगी। जैसे मटेरियल, 1 यूनिट पे 100 रुपए का मटेरियल लगता है, 2 बनाएंगे 200 का लग जाएगा, 3 बनाएंगे 300 का लग जाएगा, नहीं बनाएंगे तो नहीं लगेगा। तो इन टोटल तो ये इंक्रीज होती है विद द इंक्रीज इन प्रोडक्शन, लेकिन पर यूनिट क्या रहती है? कांस्टेंट। मैंने कहा था 1 पे 100 रुपए का मटेरियल, 2 पे 200, 3 पे 300। मैंने ये नहीं कहा 180 में 2 यूनिट या 250 में 3 यूनिट, इसका पर यूनिट कांस्टेंट रह रही होती। ठीक है, कल चीजें मैं आपको डिटेल में लिखवाऊंगा ये। अच्छा, सेमी वेरिएबल कॉस्ट का क्या मतलब था? सेमी वेरिएबल कॉस्ट का मतलब होता है ऐसी कॉस्ट जिसका कुछ पोर्शन फिक्स और कुछ वेरिएबल होता है। जैसे आपका बिजली का बिल, उसका जो मीटर रेंट है ना वो फिक्स है, आप पूरा महीना ताला लगा के रखें घर में, महीने बाद बिल आ जाएगा। ठीक, जितना ज्यादा बिजली के यूनिट इस्तेमाल करोगे उतना ज्यादा बिल हो जाएगा, कम करोगे कम हो जाएगा, लेकिन ना करो तो भी देना पड़ेगा। आपके जितने भी यूटिलिटी बिल्स हैं, चाहे बिजली का हो, गैस का हो, टेलीफोन का हो, ये सारे आपके क्या हैं? सेमी वेरिएबल कॉस्ट हैं। ठीक है, यानी ऐसी कॉस्ट जिसका कुछ पोर्शन फिक्स और कुछ वेरिएबल होता है। ठीक है, तो कल इंशाल्लाह इनको ना मैं डिटेल में लिखवाना शुरू करूंगा। आज तो मैंने मेन थोड़ा सा सब्जेक्ट का आपको आउटलाइन देनी थी कि इसमें क्या कुछ है। सिलेबस मैंने आप लोगों को डिस्कस कर दी है, प्रिंटेड फॉर्म में भी इंशाल्लाह कल मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगा वो। तो आप लोगों ने उसको रजिस्टर से अटैच कर लीजिएगा, ताकि जो जो टॉपिक होता है उस पर टिक लगाते जाइएगा, क्योंकि कई दफा ना टॉपिक में थोड़ा ऊपर नीचे कर देता हूँ, तो फिर आप लोगों के कोई टॉपिक ना मिस हो, इसलिए आप ना साथ साथ जो जो टॉपिक होता है उस पर टिक लगाते जाइएगा। ठीक, तो कल इंशाल्लाह हम इसको प्रॉपरली कंटिन्यू कर देंगे। थैंक यू।